उसको बेटी को अर्ली साइंस ऑफ ऑटिज्म है। तब तक बेटी 2.5 साल की हो गई। हमें बहुत झटका लगा और मैं और मेरे हस्बैंड तो लगभग 10-12 रात सोए ही नहीं। उसका साउंड ऊंचा था पहले, मान लो लेवल 10, फिर वो लेवल 9, लेवल 8 करते करते वो लेवल 0 पे पहुंच गया। बेटी ने बोलना बंद कर दिया। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम अजीता है। मैं बाय प्रोफेशन एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, लेकिन उस प्रोफेशन को मैंने ब्रेक दिया हुआ है क्योंकि मेरा पर्पस अब लाइफ का कुछ और है। माय लाइफ हैज़ टेकन अ टर्न टुवर्ड्स अपब्रिंगिंग ऑफ माय डॉटर। मेरी बेटी को ऑटिज़्म डायग्नोज हुआ और मुझे ये समझ में आ गया कि अभी मुझे पूरा टाइम और एनर्जी अपनी बेटी को देना है। यही मेरा पर्पस है। लेकिन इस डायग्नोसिस के पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि वो मम्मी-मम्मी बोलती थी और उसका नेम रिस्पॉन्स, आई कॉन्टैक्ट सब कुछ ठीक था। माइलस्टोन्स भी टाइमली कवर्ड थे। हालाँकि ये पूरा स्पेक्ट्रम है, हर बच्चे का अपना अलग-अलग होता है टाइमिंग्स, बट बेटी का ठीक था। तो जब हम जिन पीडियाट्रिशियन के पास जाते थे वैक्सीनेशन के लिए, उनको एक बारी मैंने मेंशन किया कि जब ये पौने 2 साल की थी कि इसका ना मम्मी-मम्मी बोलना रिड्यूस हो गया है। दिन में 50 टाइम्स वो मम्मी-मम्मी बोलती थी, वो रिड्यूस हो गया। और वो नेम रिस्पॉन्स जो मैं अदबी-अदबी अगर बुलाऊँ तो वो पलट के देखना भी उसने बंद कर दिया, जो कि वो पहले करती थी। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ये कोई कंसर्निंग कुछ नहीं है, हाँ, मतलब वैक्सीनेशन के वक़्त आती है तो ठीक ही लगती है। और बाकी कोई क्वेश्चन आंसर कुछ किया नहीं उन्होंने। लेकिन मेरा कंसर्न रिज़ॉल्व नहीं हुआ क्योंकि घर जाके यही सिचुएशन थी। फिर मैंने लग कोविड आ गया 2022 में अप्रैल के बाद, जब वो 2 साल की हो गई और वो 6 महीने मैंने फ़ोन पे डॉक्टर को काफ़ी बार-बार क्वेश्चन किया इस बारे में, मतलब मैक्स हॉस्पिटल में है नोएडा में वो डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन। लेकिन उन्होंने कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी नहीं, वो मेरे मैसेजेस को भी कुछ ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दी और इस वज़ह से थोड़ा डिले हो गया। जो काम मैं पहले एड्रेस कर सकती थी, वो एड्रेस नहीं हुआ। फिर सितंबर आ गया 2022 का और फिर मैंने बार-बार उनके पीछे पड़ना शुरू किया क्योंकि मैं भी थोड़ी हेल्पलेस थी। मुझे पता ही नहीं था कि ये प्रॉब्लम क्या है, इसको क्यों इसने ऐसे हमसे बातचीत करनी पूरी बंद क्यों कर दी है। कोविड मुझे रीज़न नहीं लग रहा था क्योंकि कोविड का बच्चा मम्मी-मम्मी बोलना थोड़ी ना बंद कर देगा, माँ को तो एड्रेस करेगा ही ना। यही मैं बात डॉक्टर को भी बोल रही थी। उन्होंने बोला कि डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन को दिखाते हैं, मैं आपको उनका नंबर दूँगी। अब 1 महीना हो गया वो मुझे नंबर ही नहीं दे रही थी। मैं बार-बार उनको बोल रही थी कि व्हाट्सएप पे कि नंबर दे दीजिए, किससे बात करूँ? फिलहाल उनका रिस्पॉन्स आया नहीं तो अपनी तरफ से 1 महीना वेट करने के बाद मैंने गूगल पे समहाउ एक ऐसे ही रैंडमली डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन ढूँढा नोएडा में और उनको दिखाया। तो उन्होंने डायग्नोज़ किया अक्टूबर में कि उसको बेटी को अर्ली साइन्स ऑफ ऑटिज़्म है। तब तक बेटी 2.5 साल की हो गई। हमें बहुत झटका लगा और मैं और मेरे हस्बैंड तो लगभग 10-12 रात सोए ही नहीं और रोते जा रहे हैं। और मेरे हस्बैंड ने लेकिन मुझे हग करके डेफ़िनेटली इस टाइम पे ये बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो ऑफ़िस जाते थे, नोएडा से गुड़गाँव ट्रैवल करते थे, लेकिन एट लीस्ट उन्होंने ये एक इमोशनल सपोर्ट मुझे दिया ड्यूरिंग दिस टफ टाइम। स्पेशली डायग्नोसिस के वक़्त जब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तो इस चीज़ में बिल्कुल अकेली-सी पड़ गई। गूगल किया ऑटिज़्म के बारे में, ये होता क्या है? तो समझ में आया कि ये तो ऐसे-ऐसे है, इसमें स्पीच, कम्युनिकेशन सब हैम्पर होती है। तभी भी एकदम क्लियर नहीं हो रहा था ये क्या है? मेरे हस्बैंड ने रैंडमली, जैसे एक पेरेंट्स होते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ, कि चलो बेटी को 1 टू 10 काउंटिंग सिखाते हैं। तो उन्होंने 1 टू 10 सिखाया। अब ये नवंबर में हम आ गए हैं, अक्टूबर में डायग्नोसिस हुआ है। नवंबर में 1 टू 10 और 10 टू 1 उल्टी रिवर्स काउंटिंग भी सिखा दी और वो बोलने लगी। तो हमें लगा ये तो सही हो रहा है। और पीडियाट्रिशियन के सॉरी डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन के हिसाब से थेरेपी वगैरह देनी है बेटी को, जो कि हम जाने लगे। फिर हमको ये पता चला, हम लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल गए, वहाँ पे टीम ऑफ साइकियाट्रिस्ट होती है, उनके पास भी हम गए टू इम्प्रूव आवर ओन अंडरस्टैंडिंग। तो पता चला कि हमें बुक रीड करनी चाहिए एज़ अ पेरेंट टू इम्प्रूव आवर नॉलेज, क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं होगी तो बच्चा कहाँ जाएगा। तो बच्चे को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें इम्प्रूव होना है, ये उन्होंने हमें बताया। और ये भी बताया कि बच्चे को ना नो का मतलब समझ में आना चाहिए और वो नो हमें आई कांटेक्ट करके क्लियर भाषा में बोलना होगा। ये 2 बातें उन्होंने मुझे बोली। तो हमने अमेज़न से बुक ऑर्डर करी ऑटिज़्म के बारे में समझने के लिए कि ये क्या है।
फिर हमने इन द मीन टाइम और थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करी कि हम थोड़े बेटर थेरेपी सेंटर्स ढूँढते हैं। तो नोएडा में हमने घर के पास में ही एक है थेरेपी सेंटर, उनको हमने अप्रोच किया। तो अब मेरी बेटी पौने 3 साल की लगभग हो गई थी और वो तो थोड़ा बहुत बोलने लगी थी। फिर वो ना वहाँ पे उन्होंने बेटी को देखकर बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया कि बेटी जो है आपकी तो बोल लेगी और अच्छा बोल लेगी। तो हमें भी कॉन्फिडेंट फ़ील हुआ कि थेरेपिस्ट ऐसी बात कर रहे हैं। फिर बेटी ना रोज़ वहाँ जाती और रोती। बच्चा बेचारा पौने 3 साल का भी नहीं है, मतलब नॉट इवन 3 इयर्स ओल्ड, और वो रोज़ रो रहा है थेरेपी सेंटर में। और हम एक्चुअली में चाहे जितनी किताब पढ़ लें अनअवेयर ही थे। नहीं समझ में आया कि हैप्पीनेस एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और हैप्पीनेस पे हमने कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए थेरेपी को बहुत इम्पोर्टेंस दी। तो वो रोज़ रोती, हम रोज़ जाते और वो रोज़ रोती और हम रोज़ जाते और हम हेल्पलेस भी फ़ील करते, कन्फ्यूज़्ड भी थे और बिल्कुल अवेयर नहीं थे कि इसका कोई तोड़ भी है कि नहीं है। हमें तो यही समझ में आया कि थेरेपी ही एक बात है। अब वो रोज़ रोती और मैं ये देख रही थी कि उस थेरेपी सेंटर में तो सारे ही बच्चे रोते थे और जो थेरेपिस्ट थे बिल्कुल नए-नए, उनको तो खुद ही इतने यंग 20-22 इयर्स के कि उन्हें खुद ही नहीं पता किताबें पढ़ने के बाद कि ये ही नहीं समझ कि बच्चा क्या होता है, स्पेशल चाइल्ड तो भूल ही जाओ। तो उनको खुद ही नहीं डील करना आता, चाहे वो पढ़े-लिखे क्यों ना हों। फिलहाल ऐसा हुआ कि बेटी रोज़ रो रही थी और रो-रो के जो वो 1 टू 10 बोलती थी, उसका साउंड ऊँचा था पहले, मान लो लेवल 10, फिर वो लेवल 9, लेवल 8 करते-करते वो लेवल 0 पे पहुँच गया। बेटी ने बोलना बंद कर दिया, बिकॉज़ उसको स्ट्रेस हो गया। छोटा बच्चा 3 साल का हेल्पलेस कहाँ जाए? हम भी उसको लेके जा रहे हैं, बिना जाने कि ये हम गलत कर रहे हैं। हमको होम्योपैथिक डॉक्टर पैरेलली मैं दिखाती थी उनको, उन्होंने बोला था कि बच्चा रोना नहीं चाहिए थेरेपी सेंटर में। अब मैं क्या बोलूँ किसी को कि मैं कैसे जानूँ कि रोना नहीं चाहिए तो किसका काम है ये समझना, मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा था। फिलहाल समय जैसे-जैसे गुज़रता गया हमें ये समझ में आ गया कि हैप्पीनेस के कॉस्ट पे तो स्पेशल चाइल्ड क्या, कोई भी कुछ भी अचीव नहीं कर सकता है अगर हम खुश ना हो तो। तो ये चीज़ हमने अपने हाथ में लेनी शुरू कर दी। स्कूल्स हमने कई स्कूलों में अप्लाई किया। अभी भी हम कोशिश करते हैं ढूँढने की कि कौन-सा अच्छा स्कूल है जिनका ओपन माइंडसेट हो अबाउट स्पेशल किड्स। तो स्कूल्स का जनरली ओपन माइंडसेट होता नहीं है। बहुत ही वो लोग चाहते हैं बच्चा बोलता हुआ होना चाहिए, इतना-सा उसमें वो होना चाहिए, मतलब उसका अंश ऑफ ऑटिज़्म, कि मतलब पता ना चले वो क्लास में ब्लेंड हो जाए। तो इंक्लूसिविटी के नाम पे जैसे गवर्नमेंट ने किया हुआ है कि इंक्लूसिव होने चाहिए स्कूल्स, बट एक्चुअली में इंक्लूसिविटी के नाम पे एक एफर्ट डाला जाता है। एफर्ट भी क्या होता है, मेंटली एक इंसान को रेडी होना होता है, स्कूल को रेडी होना होता है मेंटली, लेकिन मेंटली भी स्कूल्स रेडी नहीं होते हैं। तो मेरी बेटी का तो कई स्कूलों में हमने ट्राई किया, एडमिशन हुए, हम गए भी इंटरव्यू के लिए, वो बेटी को देखेंगे, वो देखेंगे कि ये तो नॉन वर्बल है, इसके पास तो बिहेवियर्स हैं कुछ ऐसे सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स। अब वो सेंसरी सीक कर रहा है तो क्लास में भी वो वैसे तो ब्लेंड इन हो नहीं पाएगी। तो उनके हिसाब से होता है ये तो स्पेशल स्कूल में डालना चाहिए। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम में, ना वो स्पेशल स्कूल के लायक होते हैं, बिकॉज़ स्पेशल स्कूल में केयर टेकिंग बहुत होती है, इंडिपेंडेंट बनाने की अप्रोच बहुत थोड़ी कम होती है। और जो ये वाले जो इंक्लूसिव स्कूल्स होते हैं, ये लोग चाहते नहीं है कि एक नॉन वर्बल बच्चा जो है उस पे एफर्ट डाला जाए और उसके जो एक्चुअली स्ट्रेंथ है उस पे काम किया जाए। तो ये बच्चे बहुत डिफ़िकल्ट होता है, 99% ऑफ द स्कूल्स ऐसे हैं जो चाहते नहीं हैं इन बच्चों का एडमिशन लेना, और पेरेंट्स बहुत मेंटली टॉर्चरस सिचुएशन से गुज़रते हैं ये स्कूलिंग की वज़ह से, कि बच्चा जाए तो कहाँ जाए? मतलब थेरेपिस्ट के हिसाब से इसे इंक्लूसिव एनवायरनमेंट चाहिए क्योंकि इंक्लूसिव में ये बच्चे ग्रो करेंगे, लेकिन स्कूल रेडी कर है ही नहीं बिलीव करने के लिए कि ये बच्चे ग्रो करेंगे। वो इसीलिए नहीं बिलीव कर सकते क्योंकि वो अपना एफर्ट नहीं डाल पाएंगे। बड़े बड़े स्कूल भी आज की तारीख में बोलते हैं कि हम केपेबल नहीं हैं। तो जब आप केपेबल नहीं हैं, आपकी फीसें तो सबकी उतनी ही है, हम उन बच्चों की फीसें भी उतनी दे रहे हैं
और सब कुछ वैसा का वैसा है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही दे रहे हैं क्योंकि शैडो टीचर भी साथ में जा रही है। क्या-क्या नहीं हम अपनी तरफ से सपोर्ट दे रहे हैं, उसके बावजूद भी ये लेबल कर देना कि ये ऑटिस्टिक है और हम कैपेबल नहीं है, ये बोल के पर्दा डालने वाली बातें करते हैं। स्कूलिंग को लेकर हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई और समहाउ हम एक बड़े गेज़ेटेड ऑफ़िसर के पास रिक्वेस्ट हमने करी कि हमारी बेटी का एडमिशन करवाइए प्लीज़। तो उनका एडमिशन बेटी का हुआ, वो भी मतलब समहाउ बड़ी मुश्किलों से हुआ और फिर साल एंड हुआ तो कहते हैं विथड्रॉ कर लीजिए बच्चे को क्योंकि हम कैपेबल नहीं हैं इसको ग्रो करवाने में। थेरेपिस्ट अब कहेंगे कहते हैं कि इंक्लूसिव में डालना है, ये स्पेशल स्कूल में वो नहीं सीख पाएगी जो इंक्लूसिव में सीखेगी और स्कूल इधर कहते हैं कि हम नहीं करा पाएँगे। तो बच्चा जो है कहाँ जाए, वो पेरेंट्स कहाँ जाएँ? बच्चे को लेकर मैं तो एक बारी को ये मान बैठी थी कि मैं होम स्कूलिंग कराऊँगी। लेकिन होम स्कूलिंग के नाम पे तो बहुत लोगों ने मैंने जितने भी लोगों से बात करी अच्छे डिपार्टमेंट हेड वगैरह से, सबने बोला कि इसकी ज़रूरत नहीं है होम स्कूलिंग की। ये बच्चे तो वैसे ही ग्रो कर जाएँगे, आपको क्या ज़रूरत है होम स्कूलिंग सोचने की भी? तो मैं सोचती हूँ कि मैं करूँ क्या? फिर जब अगर स्कूल ही मुझे और मेरे जैसे कई पेरेंट्स को इस तरीके के सिचुएशन में डाल रहे हैं जहाँ पे पेरेंट्स ओवरवेल्म्ड और स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं। तो वो सिर्फ इसीलिए स्ट्रेस्ड आउट नहीं है कि उनका बच्चा एक स्पेशल चाइल्ड है। स्पेशल चाइल्ड है तो क्या हुआ? स्ट्रेस आउट इस बात का है कि सोसाइटी में सपोर्ट की कमी है। अगर सपोर्ट मिलेगा तो हम बहुत एट पीस रहेंगे। हमने क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में ले ली थी, अपना घर पे हम करने लगे, तो बेटी मेरी बहुत हैप्पी फ़ील करने लगी। वो इतनी मोटिवेटेड फ़ील करने लगी कि फिर तो वो काफ़ी स्माइल करने लगी थ्रू आउट द डे, कहाँ वो चुप रहती थी, उसके मुँह पे स्माइल नहीं होती थी। और क्योंकि वो थेरेपिस्ट के पास जाती थी और वो फ़ोर्स की जाती थी थेरेपीज़ के लिए। और जब हमने करना शुरू किया, तो वो बहुत खुश रहने लगी। वो टॉयज़ से थोड़ा एंगेज होने लगी, जो टॉयज़ से कभी नहीं खेलती थी। वो बाइसिकल बहुत कॉन्फिडेंटली चलाने लगी, एक हाथ में अमरूद पकड़ा, एक हाथ से बाइसिकल चलाई और बढ़िया चला रहे हैं खुशी-खुशी। तो मतलब वो बहुत ही हैप्पी रहने लगी और इस वजह से अब पार्क में जैसे वो जाती थी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो पार्क में ना झूले के सिवाय उसे कुछ करना ही नहीं है एंड वी ऑल नो मैक्सिमम बच्चे स्पेशल किड्स सिर्फ झूला झूलना चाहते हैं पार्क के नाम पे। बट वो अब उसका झूला भी बहुत कम हो गया है, वो घर के एनवायरनमेंट से इतनी सैटिस्फाइड और हैप्पी है कि अब उसे ना दूसरी चीज़ें करनी है। उसे ये लग रहा है कि वो दूसरी चीज़ें कर सकती है, शी इज़ कैपेबल और ये मैसेज उसे हमारी तरफ से जा रहा है, घर से जा रहा है। एक और एग्ज़ाम्पल दूँगी दैट आई एम कैपेबल एक मैसेज हमें देते रहना चाहिए बच्चे को क्योंकि उसे ये मैसेज बार-बार इनडायरेक्टली मिलता है आई एम नॉट कैपेबल। स्पेशल एजुकेशन का एग्जांपल दूँ क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली स्पेशल एजुकेशन उसको काफ़ी करा रही थी। तो जब मैं स्पेशल एजुकेशन के लेकर बैठती हूँ ना, तो पहले 2-4 मिनट मैं ईज़ीएस्ट चीज़ कराती हूँ। जैसे कि बहुत ही ईज़ी स्क्रिबलिंग करा दिया और जो एंड करती हूँ ना स्पेशल एजुकेशन के उस सिटिंग को, सबसे ईज़ी चीज़ से एंड करती हूँ। जैसे कोई उसका ईज़ीएस्ट पज़ल है कुछ लगवा दिया, जो उसको आता है। जो उसको आज से नहीं, जो उसको हमेशा से आता है। तो मैंने वो करवा दिया, लेके बैठी हूँ मैं, प्लान्ड है ये सारा। इसीलिए ये कि उसको ये मैसेज मिले कि ये जो तुम स्पेशल एजुकेशन मेरे साथ कर रही हो ना, देखो तुमने कर लिया। आई एम कैपेबल का मैसेज घर से जाता है और एनवायरनमेंट से जाता है, स्कूलों से भी जाता है, हर जगह से जाता है। और अगर हम ये मैसेज नहीं देंगे, अगर हम ऐसा थॉट नहीं रखेंगे, तो इनडायरेक्टली यही मैसेज जाएगा कि आई एम नॉट कैपेबल। क्योंकि उसे तो मैक्सिमम बच्चे ये दिख रहे हैं ना कि वो तो कर ले रहे हैं, अपने माइलस्टोन्स उनके अचीव्ड हैं। अब इसकी दूसरी डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो वो कंपैरिज़न ऑटोमैटिक आता है, कोई बताता नहीं है और वो आई एम नॉट कैपेबल का मैसेज ऑटोमैटिक जाता है। तो इसका एफ़र्ट हमें स्पेशली मारना है और टॉप ऑफ़ द माइंड यही थॉट रखना है कि मैं कुछ भी कराऊँगी, वो काम ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है उसकी हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के कॉस्ट पे कोई भी काम इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई थेरेपी इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई पढ़ाई इम्पोर्टेंट नहीं है। इवन फॉर दैट मैटर कोई स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट नहीं है। हमको लगता है हम उसको स्विमिंग करा दें, ये करा दें, वो करा दें, नहीं कराएँगे। वो कम करेगी, 20% करेगी, लेकिन हैप्पीनेस पे करेगी। अनहैप्पीनेस पे किया हुआ 100% काम या 80% काम भी यूज़लेस है। तो हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और दूसरी चीज़ जो हम बिलीव करते हैं, घर पे जो हमने दिया है माहौल, उसकी रीज़निंग को बहुत क्वेश्चन नहीं करते हैं। तुम नहीं कर पा रही हो, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं, हम दूसरी चीज़ लेकर आएँगे। इसको भी नहीं कर पा रही, चलो इसको भी हटा देते हैं, हम तीसरी चीज़ लेके आएँगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पहले मैं ऐसी पेरेंट थी, तुम नहीं कर पा रही हो,
फिर से ट्राई करो, फिर से ट्राई करो, फिर से ट्राई करो। अब वो बच्चा जिसकी डिफ़िकल्टीज़ है लैंग्वेज की, लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंड करने की डिफ़िकल्टीज़ है, वो बताए कि मुझे भाषा ही नहीं समझ में आ रही, वो ये बताए कि मुझे एक्टिविटी नहीं समझ में आ रही, या वो क्या करे? तो वो अपने आप को डाउट करता है, वो सोचता है आई एम नॉट कैपेबल। तो मैं क्या करती हूँ, उसे हटा ही देती हूँ, दूसरी एक्टिविटी लेती हूँ, ईज़िएस्ट पे आ जाती हूँ, ताकि उसे ये लगे एंड ऑफ द डे दैट आई एम कैपेबल एंड शी इज़ हैप्पी। तो वो कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस का मैसेज घर से जाता है। एंड मुझे तो यही लगता है कि ये करके सबसे बड़ा जो फ़ायदा है ना, वो मेरा खुद का है, क्योंकि मैं बहुत सैटिस्फाइड फ़ील करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ने सैटिस्फाइड फ़ील किया। इससे ज़्यादा तो सबसे पहले चाहिए नहीं होता, यही फाउंडेशन है ग्रोथ की आगे। सैटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। मुझे याद है एक इंसिडेंट ऐसा था कि बेटी जब मेरी छोटी थी, तब तो उसके साथ बच्चे खेलते थे, छोटे-छोटे 3 साल के, साढ़े 3 साल के, जब वो खुद भी 3 साढ़े 3 साल की थी। लेकिन जैसे-जैसे समय गुज़रता गया, बच्चों के माइलस्टोन्स तो जनरली कवर होते रहते हैं, लेकिन बेटी के वो माइलस्टोन्स नहीं थे, उसकी स्पीच उतनी नहीं थी, और उसको खुद भी फ़ील होता था कि मैं वैसे नहीं खेल पा रही हूँ, जैसा वो खुद खेल पा रहे हैं खिलौनों से, या दौड़-भाग कर रहे हैं, या ज़ोर-ज़ोर से शाउट कर के एक-दूसरे को बुला रहे हैं। वो एक्साइटमेंट, वो इमोशनली वो उसके साथ वो अ, मतलब कहीं से भी कॉमननेस नहीं थी उन बच्चों में। धीरे-धीरे वो खुद अंडर कॉन्फिडेंट भी फ़ील करने लगी, और ये बहुत रीज़न है बहुत बड़ा कि हम उसको कॉन्फिडेंट किसी तरीके से कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करते हैं घर से। प्ले डेट्स होती हैं, तो बेटी मेरी वैसे इनवाइटेड होती भी नहीं, क्योंकि प्ले डेट्स का मतलब ही होता है कि वो वाली डेट्स जिसमें प्लेफुल हों, बच्चे आपस में खेलें। अब वो मेरी बेटी तो खेल नहीं सकती, तो इसीलिए वो इनवाइटेड भी नहीं होती। थैंक गॉड कि उसे ये सब पता नहीं है कि पीछे से क्या होता है, लेकिन उसे ये तो पता है कि अगर घर पे कोई बच्चे आते हैं या मैं उसको कहीं नीचे पार्क ले जाती हूँ, तो वो कॉमननेस नहीं है कि वो खेल सके उन बच्चों के साथ। उन्हें दौड़ता हुआ देखती है तो बहुत खुश होती है पार्क में, लेकिन उनके साथ नहीं खेल सकती। कई बार मुझसे पूछा जाता है कि ये खेलती है क्या किसी बच्चों के साथ? मैं थोड़ी डिसहार्टेंड फ़ील करती हूँ कि ये तो नहीं खेलती है। लेकिन फिर मेरे को सवाल आता है कि बीइंग अ मदर, ये कोई डिसहार्टेंड होने वाली बात है क्या? तो मुझे लगता है कि एक तरफ से है, क्योंकि मेरी बेटी को ना चाहत है सोशल एनवायरनमेंट की और फ्रेंड्स की, बात ये है। अगर चाहत ना होती फ्रेंड्स की, तो मैं कहती चलो ठीक है, बच्चे को ही नहीं चाहिए। लेकिन बच्चे को चाहिए, लेकिन उसे आता नहीं है, और वो डीमोटिवेटेड भी फ़ील करती है। तो मैंने क्या किया, ये सोचा कि हमारे घर के सामने ही ना बायोडायवर्सिटी पार्क है नोएडा में। फ्री है एंट्री, तो बच्चे, गरीब बच्चे बहुत खेलते हैं, वो वहीं आस-पास झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं। एक बुलाओगे 40 आएँगे, इतने बच्चे हैं। तो वही एक आधा गेम्स को हम बायोडायवर्सिटी पार्क में ले जाते हैं, और उन अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के साथ मैं बेटी को बैठाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि वो खेले। बेटी के लिए बहुत ओवरवेलमिंग होता है, क्योंकि उनके सामने तो वो बिल्कुल शेरबंदी की नहीं, मुझे करना है, क्योंकि उसे आता है। सबसे बड़ी बात कि उसे ये फ़ील होता है कि मुझे तो आता है, तो मुझे करना है। अभी उसको सोशलाइज़िंग नहीं पता कि रुक जाओ, बाकी बच्चे भी करेंगे। लेकिन बाकी बच्चे मेरे लिए एक्चुअली भगवान का रूप हैं, क्योंकि वो बच्चे मेरी बेटी के लिए बहुत इंक्लूसिव अप्रोच, इंक्लूसिव माइंडसेट लेके चलते हैं, जो मुझे किसी भी पैसे वालों से, किसी से भी नहीं मिला। ये वो बच्चे हैं जो सिर्फ़ मेरी बेटी को एक पनाह नहीं देते खेलने की, बट अपने दिल में भी वो जजमेंट नहीं रखते कि ये बोलती नहीं है। वो खुद ही, मतलब मैं खेलूँगा, मैं खेलूँगी करके, मतलब इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि मुझे बाकायदा शर्म आती है छाँटने में कि प्लीज़ मुझे बस 3-4 बच्चे ही चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी तो इतने सारे बच्चों के साथ खेल ही नहीं पाएगी। तो किसी तरीके से मुझे, मतलब मिल जाते हैं, और इतने मिलते हैं कि मैं कहूँगी कि सारी अबंडेंस तो वहीं पर है अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के पास। मैं कहाँ पार्क में जाके डीमोटिवेटेड फ़ील करती हूँ, या प्ले डेट्स को लेके डीमोटिवेटेड फ़ील करती हूँ। तो ये मेरा खुद का अप्रोच था कि मेरी बेटी को मैं एम्पावर करूँ और खुद भी एम्पावर्ड फ़ील करूँ, क्योंकि सॉल्यूशंस ढूँढने पे तो बहुत मिलते हैं। ये ढूँढने वाली बात है कि हम कहाँ एफ़र्ट मार रहे हैं। हर जगह गैप्स दिखेंगे, लेकिन बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जहाँ पे हम मेहनत करके आगे जा सकते हैं और बच्चे को कॉन्फिडेंट फ़ील करवा सकते हैं। एक बहुत अच्छा थेरेपिस्ट ढूँढें, बस 10 दिन में एक बारी उसके पास जाएँ और बेटी के लेकर जाएँ, समझें क्या कैसे-कैसे घर पे प्लान करना है, थेरेपी प्लान, होम बेस्ड प्लान्स लें थेरेपिस्ट से,
और एक अच्छा थेरेपिस्ट हर बस 10 दिन में जाए और एक बारी जाए, बच्चे को और खुद को धक्के ना खिलवाएँ, सब कुछ घर पे करें, सब कुछ घर पे पॉसिबल है और बच्चा इमोशनली भी घरवालों से ही कनेक्ट करता है। और थेरेपिस्ट बहुत ढूँढ के कुछ कभी फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि मैंने बहुत धक्के खाए हैं और मैं यही कहूँगी कि घूम फिर के सारी बातें एक ही होती है। सब थेरेपिस्ट सिमिलर ही टाइप के होते हैं, अच्छा नॉलेजेबल लेकिन कम होता है। उसके पास जाएँ जिसके पास टाइम नहीं हो, जो 10 दिन में 1 बारी ही मिले क्योंकि आपको भी 10 दिन में 1 ही बारी जाना है। और वो जो सजेशन देगा, वो सब घर पे आप उसको एग्ज़ीक्यूट करिए, घर ही पे करिए बच्चे का प्लान और बच्चे को भी नहीं थकाएँ, खुद भी ना थकें। थैंक यू सो मच जोश टॉक स्पेशल मॉम, मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म देने के लिए जिसमें मैं अपनी बेटी की कहानी बता पाई और शायद किसी भी पेरेंट को अगर मैं मोटिवेट कर पाई, तो इसमें मैं यहाँ पे आना मेरा सक्षम होगा। थैंक यू।